हाँ जी। आप लोगों से एक बात पूछने की, आप क्लास में बताए हुए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं? ज्यादातर लोग मैंने देखा है क्लास में बताए हुए क्वेश्चंस को ही पूछते रहते हैं, जबकि उनके पास रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध है। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, फिर भी मैंने देखा क्लास में बताए हुए क्वेश्चनों पे भी उनका ध्यान नहीं होता है। आपको ये ध्यान होगा, डाउन टू हिल वाले में मैंने बताया था कि अगर स्लोप ज्यादा हो तो दूरी कम रखते हैं और स्लोप कम हो तो दूरी ज्यादा रखते हैं। ये ध्यान है आपको? क्वेश्चन बताया था डाउन टू हिल वाले में। हाँ जी, ध्यान है आपको? बताया था। हाँ जी। फिर भी मैंने देखा कई लोग इसी क्वेश्चन को पूछ रहे होते हैं। विशाल कटरावत ने पूछा था, बैठा होगा विशाल कटरावत इसमें। बताया था भैया मैंने ये क्वेश्चन। तो आप क्या है कि ज्यादातर लोग क्या है कि क्लास में ही बताई हुई बातों को ध्यान नहीं देते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि आप बताई हुई बातों को नहीं कर पाएंगे तो नई बातों को तो करने की संभावना और कम हो गई। तो भैया बार बार देखिए वीडियो को, बार बार पढ़िए चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए अगला आपका जो है डबल साइटिंग। हाँ जी, डबल साइटिंग। डबल साइटिंग में क्या होता है? डबल साइटिंग में क्या होता है? एक बार आप फेस लेफ्ट से साइट करते, कोई भी मेजरमेंट है, मेजरमेंट जो लेते हैं, हाँ जी, मेजरमेंट जो करते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल करें या वर्टिकल एंगल करें, ठीक है ना, मेजरमेंट जो करते हैं अपन, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल का करें या वर्टिकल एंगल का करें, उसको दोनों फेस से मेजर करते हैं। कहने का मतलब चाहे आप हॉरिजॉन्टल एंगल करें मेजर, चाहे वर्टिकल एंगल मेजर करें, कोई सा भी मेजर करें, आप क्या करते हैं उसको, एक बार एक बार तो आप करते हैं फेस लेफ्ट से और एक बार आप करते हैं उसे फेस राइट से। ठीक है, अब वो रिपीटिशन बात अलग है, रिपीट अलग होगा। मतलब उसी को ही फेस लेफ्ट से भी करना है, उसी को ही फेस राइट से भी करना है, उसी को ही फेस लेफ्ट से भी करना है, उसी को ही फेस राइट से भी करना है। तो यही आपका होता है डबल साइटिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल का मेजरमेंट, ठीक है ना, एक बार टेलीस्कोप की नॉर्मल कंडीशन में किया जाए और एक बार टेलीस्कोप की इन्वर्टेड कंडीशन में किया जाए, या फिर एक बार फेस लेफ्ट से किया जाए और एक बार फेस राइट से किया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? डबल साइटिंग। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? डबल साइटिंग। ठीक है ना, डबल साइटिंग कहा जाता है, डबल साइटिंग। रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, डबल साइटिंग मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल वंस वंस इन दी किसमें? वंस इन दी टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन एंड वंस इन दी टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन। ठीक है ना, तो ये आपका होता है डबल साइटिंग। ठीक है ना, ये आपका होता है डबल साइटिंग। ठीक है, ये आपका होता है डबल साइटिंग। तो अपन बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। भैया मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया था, कल से एफएम के लेक्चर डलना शुरू हो गए हैं। जो भी एफएम में जुड़ना चाहे वो शेरा को बोल दे और ऐड हो जाए। ठीक है ना, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। आज से प्रॉपर वो सॉइल का जो है ना, आज से प्रॉपर डालना शुरू कर दूंगा पहले लेक्चर से, सॉइल जो है। ठीक है, आज से सॉइल भी प्रॉपर डलना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन अभी आरसीसी नहीं चलेगी भैया। ठीक है ना, 2-3 दिन अभी आरसीसी नहीं चलेगी। ठीक है ना, सर बाहर गए हुए हैं तो 2-3 दिन से नहीं डल रही है और 2-3 दिन अभी नहीं चलेगी। ठीक है ना, सर आएंगे तो दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज वंस विद दी फेस लेफ्ट कंडीशन एंड वंस विद दी
फेस राइट और टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन, और टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन, टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन। हाँ जी, एक बार तो टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में और एक बार टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन में, एक बार टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में और एक बार टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन में, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको इसी को कहते हो डबल साइटिंग, इसको कहते हो डबल साइटिंग। अगला है लाइनिंग इन, ठीक है ना। तो लाइनिंग इन में हम करते क्या है, लाइनिंग इन में करते क्या है, हाँ जी, लाइनिंग इन में करते क्या है, एक होता है लाइनिंग इन, लाइनिंग इन, लाइनिंग इन में हम करते क्या है, ठीक है भैया, जो आपके इंटरमीडिएट पॉइंट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है ना। किस स्थिति में, जब दोनों पॉइंट जो है, जो एक्सट्रीम दोनों पॉइंट है वो आपस में इंटरविजिबल हो, यानी जब दोनों पॉइंट इंटरविजिबल होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं कि अपन लाइनिंग इन करते हैं। और जब इंटरविजिबल नहीं होते हैं दोनों एंड पॉइंट जो है, तो बैलेंसिंग इन कहलाता है। तो अपन कहें प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, process of establishing the intermediate point, process of establishing the intermediate point, process of establishing the intermediate point, एक मिनट में डाल लूं, process of establishing the intermediate point process of establishing the intermediate point, intermediate point when two end points are इंटरविजिबल टू ईच अदर, जब एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो, हाँ जी, जब एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो, जब एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो, इंटरविजिबल टू ईच अदर, जब एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो तब तो ये स्थिति है, जब एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स व्हेन टू एंड पॉइंट्स आर इंटरविजिबल टू ईच अदर, ठीक है ना, टू एंड पॉइंट्स आर इंटरविजिबल टू ईच अदर, जब एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लाइनिंग इन। अगला है बैलेंसिंग इन, अगला है बैलेंसिंग इन, हाँ जी, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट, हाँ जी, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट, मतलब मध्य में पॉइंट स्थापित करना है। अगर दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एंड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो लाइनिंग इन, और जब दोनों एंड पॉइंट आपस में एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसको कहते हैं बैलेंसिंग इन। याद रखना है ये बात। When two end points are not intervisible to each other, when two end points are not intervisible to each other, 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 हाँ जी, एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जब दो एंड पॉइंट आपस में एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब दो एंड पॉइंट आपस में एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका बैलेंसिंग इन होगा, और जब दिखाई दे रहे हैं तब आपका लाइनिंग इन होगा, ठीक है ना। ये आपके डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ जो कल चल रहा था, ये आपके डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ जो कल चल रहा था आपका, ठीक है। अगला, अगला, हाँ जी, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। उससे पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है ना भैया, आपकी अपर प्लेट जो होती है ना वो वर्नियर प्लेट होती है, अपर प्लेट, ठीक है ना, आपकी अपर प्लेट होती है वर्नियर प्लेट, ठीक है, ये इनर स्पिंडल पर होती है, इनर स्पिंडल पर,
रोटेट करेगी इनर स्पिंडल पर, और आपकी लोअर प्लेट जस्ट इसके नीचे होगी, लेकिन ये अलग दिखाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना, जस्ट इसके नीचे होगी, ठीक है ना, लेकिन ये अलग दिखाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, अलग दिखाना पड़ रहा है मुझे इसको थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं आपको क्वेश्चन बता पाऊं, ताकि मैं आपको क्वेश्चन बता पाऊं, ठीक है ना, जो गुप्ता एंड गुप्ता का है। यहां से ये आपका फिक्सिंग है, ठीक है, यहां से ये आपका फिक्सिंग है। अपर स्क्रू जो होगा, अपर क्लैंप स्क्रू, वो तो यहां है, अपर क्लैंप स्क्रू यहां है, ठीक है ना, अपर क्लैंप स्क्रू। और लोअर स्क्रू जो होगा ना, ये आपके फिक्स है, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ फिक्स है, जो नीचे जुड़ा हुआ है, जो नीचे जुड़ा हुआ है। लोअर क्लैंप स्क्रू यहां होता है, ठीक है ना, ये इस साइड भी दिखा सकते हैं, मैं एक ही तरफ दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भैया। ये अपर क्लैंप स्क्रू है, इसके अलावा अब क्लैंप स्क्रू के अलावा इनमें टेंजेंट स्क्रू भी रहता है। हाँ जी, क्लैंप स्क्रू के अलावा इनमें टेंजेंट स्क्रू भी रहता है। हाँ जी, क्लैंप स्क्रू के अलावा इनमें टेंजेंट स्क्रू भी रहता है। हाँ जी, टेंजेंट स्क्रू जो होता है ना, वो स्मॉल मूवमेंट के लिए होता है, छोटी गति के लिए होता है, ठीक है ना। ये आपकी अपर प्लेट हो गई, जिसको आप वर्नियर प्लेट भी कहते हैं, और ये नीचे लोअर प्लेट हो गई, जिसको आप स्केल प्लेट भी कहते हैं, जिसको आप स्केल प्लेट भी कहते हैं, स्केल प्लेट भी कहते हैं, ठीक है भैया। विजिबिलिटी और ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ जी, किसी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है? विजिबल है ना सब चीजें? ठीक है, ठीक। एक आपका ना, मैं YouTube पे एक लेक्चर डालने वाला हूं, 2-3 लेक्चर जो है ना YouTube पे डालने वाला हूं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका किससे जुड़ा हुआ, आपका उससे क्या नाम से, स्ट्रेन एनर्जी, एक स्ट्रेन एनर्जी का डालने वाला हूं, और एक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेसी का लेक्चर यूट्यूब पे डालने वाला हूं मैं, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि उसका लिंक मैं इसमें डाल सकता हूं ऐप में, या ऐप में भी डाल दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। स्ट्रेन एनर्जी और इनडिटर्मिनेसी, ये 2 टॉपिक है, ठीक है। मैं आज या कल में इनको, या 1-2 दिन में इनको डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेसी बीटेक वालों के टॉपिक में। एक और बात, बीएमसी में जो आप कह रहे थे ना बचे हुए टॉपिक, वो सीटी के हैं, तो सीटी आपको सर पढ़ाएंगे। जैसे ही आरसीसी खत्म होगी, आपकी सीटी शुरू हो जाएगी, जैसे ही आरसीसी खत्म होगी, आपकी सीटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। जब मैं लोअर को लूज करूं और अपर टाइट रहने दूं, लोअर क्लैंप लूज कर दूं, लोअर स्क्रू जो है, लोअर वाला लूज है और अपर वाला टाइट है, एक कंडीशन। लोअर लूज है और अपर टाइट है, एक कंडीशन। लोअर लूज है और अपर टाइट है, ठीक है ना, एक कंडीशन। लोअर लूज है और अपर कैसा है, टाइट है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से। लोअर लूज है और अपर टाइट है, लोअर लूज है यानी लोअर को बाहर निकाल लिया, और अपर क्या है, टाइट है, ठीक है ना। लोअर लूज है यानी लोअर को कैसे निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, बाहर निकाल लिया लोअर को। और अपर टाइट है यानी अपर अभी भी लगा हुआ है, ठीक है ना, अपर अभी भी लगा हुआ है। हाँ जी, देखिए, अब जो ये मोशन होगा ना, जो गति होगी, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर चलेंगे, अपर और लोअर मिलकर चलेंगे, अपर और लोअर जो है ना वो मिलकर चलेंगे, क्योंकि लोअर वाला लूज हो गया, तो अपर प्लेट और लोअर प्लेट मिलकर चलेंगे। बात को जरा समझना, अपर प्लेट में आपके वर्नियर है, जिससे आप देखते हो ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वहां पे, ठीक है ना। इसको समझना ऐसे, जैसे आप ये समझ लो, आपको एक पेज ले लेता हूं मैं, 1 मिनट, पेज ले लू मैं एक, ये कॉपी देखिए, समझिएगा।
ये है आपका लोअर प्लेट स्केल प्लेट। यहां पर मान लीजिए 0 डिग्री 180 डिग्री ये ऐसे हो रखा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो है ना इसके अंदर वर्नियर है, ऊपर वाला जो है ना इसके अंदर वर्नियर है, देखो यहां ऐसे। तो मेरे को जैसे मान लो इधर वाले वर्नियर से 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, इधर वाले वर्नियर से 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब ये साथ साथ गति करेंगे ना ऊपर वाला और नीचे वाला, तो रीडिंग हमेशा इससे 0 डिग्री दिखाई देगी। सेकंड वर्नियर से रीडिंग हमेशा 180 दिखाई देगी। तो रीडिंग चेंज नहीं होती। जब लोअर लूज करते हैं ना, लोअर को जब लूज किया जाता है तो अपर और लोअर एक साथ चलते हैं, रीडिंग चेंज नहीं होती, यानी कोई सापेक्षिक गति नहीं होती। नीचे रीडिंग होती है, ऊपर वर्नियर होता है, ठीक है ना। नीचे आपकी स्केल प्लेट है, ठीक है ना, ऊपर आपकी वर्नियर प्लेट है, तो रीडिंग चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सापेक्षिक गति नहीं है, ठीक है ना, नो रिलेटिव मोशन, रीडिंग चेंज नहीं होगी भैया इसमें, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और जो मूवमेंट है या मोशन है किस पे होगा, आउटर स्पिंडल पर, आउटर स्पिंडल पर होगा। मतलब ये यहां पर गति जो होगी इसके अबाउट होगी, ऐसे बाहर, ठीक है ना। जो मूवमेंट होगा या मोशन होगा किस पर होगा, मोशन जो होगा आउटर स्पिंडल पर, किस पर होगा, आउटर स्पिंडल पर। अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा जब मैं अगला केस समझा दूंगा, ज्यादा क्लियर तब होगा जब मैं अगला केस समझा दूंगा, ठीक है ना, जब मैं अगला केस समझा दूंगा। थोड़ा सा इसको राइट साइड में ले रहा हूं कैमरे को, अगला केस जब आप समझ लेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखिए अगला केस, जब आपका लोअर तो टाइट है और अपर लूज है, लोअर टाइट है, ठीक है ना, और अपर कैसा है, लूज है, लोअर टाइट है और अपर लूज है, तो इसका मतलब हाँ जी, यानी मैंने ऊपर वाले को बाहर निकाल दिया, ऊपर वाले को बाहर निकाल दिया। अब आप देखो ऊपर वाला बाहर निकल गया तो ये फ्री हो गया, हाँ जी, ये फ्री हो गया ऊपर वाला। भाई नीचे वाला तो बंधा हुआ है, नीचे वाला तो बंधा हुआ है इसके साथ, भैया नीचे वाला तो बंधा हुआ है इसके साथ, भैया ये तो फिक्स है ना, ये तो इंस्ट्रूमेंट के साथ फिक्स है, ये चीज तो इंस्ट्रूमेंट पूरा फिक्स है। ये आपकी अपर और लोअर है, ठीक है ना। तो जब लोअर टाइट है और अपर लूज है, लोअर टाइट है और अपर लूज है, तो भैया ऊपर वाला फ्री हो गया, ऊपर वाला फ्री हो गया तो उसको जब रोटेट करोगे ना आप, ठीक है ना, तो एक तो गति इनर स्पिंडल पे होगी, मोशन इनर स्पिंडल पे होगा, बाहर नहीं होगा, ये इनर पे इधर होगा, ठीक है ना, इनर वाले पे होगा, इनर वाले पे होगा। और आपका रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होने का मतलब ये 0 डिग्री अगर आए ये तो अपनी जगह ही रहेगा, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, ये 0 डिग्री, ये ऊपर वाला घूमेगा, तो रीडिंग क्या होगी, बदलेगी। रीडिंग तो इस दोनों के बीच की है एक तरीके से, रीडिंग क्या होगी, बदलेगी, रीडिंग क्या होगी, बदलेगी। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ जी, कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, हाँ जी, कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन होगा। अगर किसी को डाउट है तो पहले तो वो डाउट वाला बोल दीजिए भैया, कोई डाउट रह गया तो भी, हाँ जी, कोई डाउट वाला रह गया तो भी बोल दीजिए, हाँ जी, कोई डाउट वाला है तो पहले तो वो बोल दीजिए, मैं एक बार चैट देख लेता हूं। किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार बोल दीजिएगा भैया, किसी को डाउट है तो भैया बोल दीजिए, भैया डीओ लिख दीजिए जिससे मैं रुक जाऊं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भैया डाउट है तो डीओ लिख दीजिए एटलीस्ट। नहीं भैया, किसी को भी डाउट नहीं, ठीक है, चलिए मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं, किसी ने भी डाउट नहीं लिखा, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी ने भी चैट में कोई डाउट नहीं दिया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपको क्लियर हो गया, जब ऊपर वाला आपका लूज है तो वो स्थिति है कि ऊपर वाला फ्री हो जाएगा, और जब लोअर लूज है तो ये दोनों साथ गति करेंगे, साथ गति करेंगे तो रीडिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, जबकि ये रीडिंग चेंज करेगा। आज क्वेश्चन हो गया गुप्ता एंड गुप्ता का,
ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया गुप्ता एंड गुप्ता का। ठीक है, काफी लोग अटकते हैं इस क्वेश्चन में, एक बार बता देता हूं क्वेश्चन नंबर, काफी लोग अटकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 59, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, कह रहा है द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटन्ड एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजन्ड, ये रहा ये वाली स्थिति। ठीक है ना, तो भैया सी ऑप्शन पढ़िए, जो मोशन है वो किस पे होगा, ऑन इट्स इनर स्पिंडल विद रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्नियर एंड द ग्रेजुएटेड स्केल। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और अगर मान लो लोअर आपका क्या होता, लोअर आपका लूज होता और अपर टाइट होता, तो भैया ऑप्शन आता आपका बी। ठीक है ना, तब रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो अभी तो सी है, अभी तो सी है, अगर ये स्थिति होती तो आंसर आता बी। ठीक है, क्लियर है कहानी? हाँ जी भैया, कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है भैया? अगला टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट सेटिंग के दौरान करने होते हैं, हर एक स्टेशन पे करने होते हैं, जहां पे भी आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो तो आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट हर एक सेटिंग जो होती है इंस्ट्रूमेंट की वहां पे करने होते हैं। तो पहला है सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। हाँ जी, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट, इसमें दो पार्ट्स हैं। हाँ जी, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो सेंटरिंग करते हैं, ठीक है ना भैया, आप ट्राइपॉड पे फिक्स करोगे, ट्राइपॉड पे फिक्स करने के बाद सेंटरिंग करोगे और अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करोगे लेग से। हाँ जी, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करोगे लेग से। भैया जो ट्राइपॉड की लेग होती है ना, हाँ जी, ट्राइपॉड की जो लेग होती है ना, उनकी हेल्प से अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करोगे। ठीक है ना, तो ये सेटिंग अप ऑफ है। ठीक है ना, ट्राइपॉड लेग यूज करके मतलब आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग। तो सबसे पहले आप उसको फिक्स करते हो सेंटरिंग और अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करोगे, सेकंड लेवलिंग। इसमें आप क्या यूज लेते हो, इसमें आप क्या यूज लेते हो, इसमें आप लेवलिंग हेड स्क्रू यूज लेते हो, जिसमें कि 3 स्क्रू और 4 स्क्रू होते हैं। हाँ जी, इसमें आप लेवलिंग हेड स्क्रू यूज लेते हो, जो 3 हेड स्क्रू और 4 हेड स्क्रू होते हैं ना, जो वो वाला। और तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स या फोक्सिंग भी बोल देते हैं उसको, एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स या उसको बोलते हैं फोक्सिंग। ये भी 2 स्टेप में होती है। आज ये पैरालेक्स क्या है, सब बातें करेंगे, थोड़ा सा पहले लेवलिंग का आइडिया दे दूं। सेंटरिंग तो आपको पता ही है, और ट्राइपॉड लेग से लेवलिंग भी आपको पता होगा कि अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करते हैं ट्राइपॉड लेग को एडजस्ट करके। सेंटरिंग के लिए इनर स्पिंडल पे प्लम बाउल लटकाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो लेवलिंग में आपका क्या है, 3 हेड स्क्रू है, 4 हेड स्क्रू। एक आइडिया दे देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं, रफ कर रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं मैं। हाँ जी, लेवलिंग में 3 हेड स्क्रू और 4 हेड स्क्रू। तो 3 हेड स्क्रू का जब होता है खेल, आपको ये प्रैक्टिकल है। वैसे देखो ऑब्जेक्टिव पेपरों में तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो अलग ही आएगा कि आपसे वो पूछता है फंक्शन, जैसे उसमें गुप्ता एंड गुप्ता में दिया हुआ है, तो वो अलग से बात करूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपके पास 3 हेड स्क्रू है, तो 3 हेड स्क्रू में, ठीक है ना, और एक है आपके पास 4 हेड स्क्रू, 2 है आपके पास। तो 3 हेड स्क्रू में, 3 हेड स्क्रू में सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप जो बबल ट्यूब है उसको इसके पैरेलल लाओगे, इस वाली लाइन के इसके पैरेलल लाते हो, ठीक है ना, बबल ट्यूब को इसके पैरेलल लाओगे, ठीक है ना, इसके पैरेलल लाओगे। लाने के बाद या तो इसको इनर या आउटर, या तो ये रहेगा, या फिर आपका क्या रहेगा, ऐसे, ठीक है ना, या तो इसको इनर या फिर आउटर, ठीक है ना, या तो इनर या आउटर।
आप इसको मूव करोगे, आपको पता कैसे लगेगा? भैया बबल सेंटर में जा रही हो तो आप सही जा रहे हैं, और बबल अगर सेंटर से दूर जा रही हो तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं। एक सिंपल तरीका तो ये है, ठीक है ना, एक सिंपल तरीका तो ये है। दूसरा, आपको पता है एक से टाइट होगा, एक में लूज होगा, एक में टाइट होगा, एक में लूज होगा, ठीक है ना, तो उससे भी आप इसको पता कर सकते हैं। तो भैया ये तब तक करते जब तक कि बबल सेंटर में ना आ जाए, तब तक करते तब जब तक कि बबल सेंटर में ना आ जाए। फिर इसके 90 डिग्री पर ले जाते हैं, यानी परपेंडिकुलर ले जाते हैं ऐसे। अब इस वाले स्क्रू को करेंगे या तो ऐसे या फिर ऐसे, भाई बबल सेंटर में ले जाना है, ठीक है ना, बबल सेंटर में ले जाना है, ठीक है। फिर इसको वापस इस पोजीशन पे लाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो चुका होता है, फिर इसको सेट करते हैं, फिर इस पे ले जाते हैं, फिर इसको सेट करते हैं। लगभग आइडिया से 4 या 5 बार करते हैं तो आपका ये पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है ना, पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है। जब आप इसको पूरे को कर देते हैं तो ये लगभग पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है ना, ये आपके पास सिस्टम आता है, ठीक है ना, पूरा ये आपके पास एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, अगला अगला आप इसमें क्या करते हैं, जैसे जब इसमें आपका ऐसा रहेगा, ये स्थिति रहेगी, ठीक है ना, ये स्थिति रहेगी, तो आप किसको रोटेट करेंगे? इसको या तो इनर या फिर आउटर, ठीक है ना। आप ऐसे इसको ले जाते हैं बबल ट्यूब को, ठीक है ना, किसी एक डायगोनल के परपेंडिकुलर, और उसी डायगोनल के अलोंग जो आपके क्या है स्क्रू है उसको आप एडजस्ट करते हो, फिर आप इसको यहां लाओगे, ठीक है ना, फिर आप इसको यहां लाओगे। भैया इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसका यूज पे जरूर आपका बनता है कि लेवलिंग हेड स्क्रू के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है ना, वो बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है ना। अब यहां ले आए तो या तो ऐसे, ठीक है भैया, या तो ये इनर या फिर आउटर, ठीक है ना, या फिर ये आउटर, ठीक है, यानी या तो ऐसे घुमाओगे या फिर ऐसे घुमाओगे। पता कैसे लगेगा कि आप सही घुमा रहे हो? तो आपका बबल जो है वो सेंटर की ओर जाने लग जाएगा, जो बबल जो है वो सेंटर की ओर जाने लग जाएगा, बबल जो है वो सेंटर की ओर जाने लग जाएगा, ठीक है, बबल जो है वो सेंटर की ओर जाने लग जाएगा, ठीक है, बबल जो है वो सेंटर की ओर जाने लग जाएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हमसे वो क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक बार गुप्ता एंड गुप्ता निकाल लो, आपको सीधे वो क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है ना, गुप्ता एंड गुप्ता निकाल लो, ठीक है ना, गुप्ता एंड गुप्ता निकालो कि आपसे पूछता क्या है इससे रिलेटेड। तो ये आपका क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड, इनमें से कौन सा लेवलिंग हेड का फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा लेवलिंग हेड का फंक्शन नहीं है, क्वेश्चन हमसे ये पूछता है। तो भैया देखो लेवलिंग हेड का फंक्शन कौन कौन सा है, ठीक है ना, लेवलिंग हेड का फंक्शन कौन कौन सा है? तो पहला, टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी, ये तो इसका फंक्शन है, मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है, भैया ये इसका फंक्शन है, ये इसका कार्य है, ठीक है ना। टू अटैच द थियोडोलाइट टू द ट्राइपॉड, ठीक है ना, थियोडोलाइट को ट्राइपॉड पर अटैच करता है, हाँ जी भैया, थियोडोलाइट को ट्राइपॉड पर अटैच करता है, ठीक है ना, ये भी इसका फंक्शन है। टू प्रोवाइड ए मीन्स फॉर लेवलिंग द थियोडोलाइट, हाँ जी, मीन्स भी प्रोवाइड करता है थियोडोलाइट की लेवलिंग के लिए, अभी रहता ना माध्यम, ठीक है ना। तो भैया ये सारे तो इसके कार्य हो गए, ये सारे तो इसके कार्य हो गए, तो आपके पास क्या आ गया? नन ऑफ दी अबोव, नन ऑफ दी अबोव, ठीक है ना। आपके पास क्या आ गया भैया? इसमें पूछ रहे कौन सा इसका कार्य नहीं है, हाँ भाई आपसे पूछ रहा कौन सा इसका कार्य नहीं है, कौन सा इसका कार्य नहीं है, तो भैया ये सारे इसके कार्य है, तो नन ऑफ दी अबोव आ जाएगा, ठीक है भैया, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दोनों ही सही है। मोस्टली आप यूज जरूर 3 हेड स्क्रू होता है,
भैया उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, उसमें तो आपको बबल सेंटर में करना है। वो तो प्रीसीजन प्रीसीजन तो मेजरमेंट से होगा ना, मेजरमेंट तो दोनों का ही 20 सेकंड वाला है, या फिर आपका बात करें कि भैया लीस्ट काउंट तो उनका 20 सेकंड है, जो वर्नियर थियोडोलाइट है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप। भैया लीस्ट काउंट में क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ। भैया 3 हेड स्क्रू यूज कर लो या 4 हेड स्क्रू यूज कर लो, 20 सेकंड वाले में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी यार, जवाब नहीं, आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जब मैं आपसे उसको समझाने के लिए प्रयास करता हूं ना तो आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो भैया जब तक रिप्लाई ना करो तब तक क्वेश्चन मत पूछा करो, या तो नहीं तो मुझे फिर मैं बोलता ही रहूंगा तो फिर अदर लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। हाँ जी आगे बढ़ रहा हूं मैं। पैरालैक्स, पैरालैक्स क्या है। तो देखिए जब वस्तु की इमेज, ठीक है, जब वस्तु की इमेज क्रॉस एयर के प्लेन में नहीं बनती, जब वस्तु की इमेज क्रॉस एयर के प्लेन में नहीं बनती तो आपका उसी को पैरालैक्स कहते हैं। ठीक है ना। व्हेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म इनटू द प्लेन ऑफ क्रॉस एयर, व्हेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, when image of the object does not form into the plane of crosshair, image of the object does not form into the plane of crosshair, does not form into the plane of crosshair, तो उसी को कहते हैं पैरालैक्स। हाँ जी उसी को ही कहते हैं पैरालैक्स। हाँ जी उसी को ही कहते हैं पैरालैक्स। ठीक है ना, उसी को कहते हैं आप पैरालैक्स। ठीक है, जब इमेज जो है ना वो आपकी क्रॉस एयर के प्लेन में नहीं बनती। ठीक है, पता कैसे लगेगा, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। हाँ जी रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, पता कैसे लगेगा। तो जब आप आईज के मूवमेंट करते हो, जब आप आईज के मूवमेंट करते हो, देखो अगर ये आपसे क्या है, ऐसे है, एक प्लेन में नहीं है, तो जब मैं ऐसे देखूंगा तो फोकस अलग दिशा में जा रहा है, और जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो फोकस अलग दिशा में जा रहा है। ठीक है ना, तो पता कैसे लगेगा, आईज का जो स्लाइट मूवमेंट है, ठीक है ना, उससे, तो मूवमेंट ऑफ आईज से पता लगेगा कि भाई, मूवमेंट ऑफ आईज से पता लगेगा कि फोकस चेंज हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर ये इसके प्लेन में है, अगर ये इसके प्लेन में है तो भैया ये फोकस चेंज नहीं होगा, चाहे आप ऐसे देखें चाहे आप ऐसे देखें। तो आईज के स्लाइट मूवमेंट से आपको पता लगेगा कि भैया देखो, आप दो पैन लेना, आप दो पैन लेना ऐसे। अब एक बार अपने जो गर्दन है उसको ऐसे करना, दूसरी बार ऐसे करना, तो आपको जब ऐसे कर रहे हो तो ये इधर दिख रहा है फोकस, और जब ऐसे कर रहे हो तो फोकस इधर दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रेस्पेक्टिव मूवमेंट हो रहा है। जबकि एक ही प्लेन में होंगे, जबकि एक ही प्लेन में होंगे तो रेस्पेक्टिव मूवमेंट हमें होता हुआ दिखेगा नहीं। तो ये इस तरीके से रिकॉग्नाइज होता है कि, ठीक है ना, आईज के मूवमेंट से। और ये एलिमिनेट कैसे होता है, उसको हटाते कैसे हैं वो देखो। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स जो है, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। आज बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, आज बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स 2 स्टेप्स में होता है। बोलिए भैया बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। हाँ जी 2 स्टेप्स में होता है। पहला आपका क्या करते हैं, फोकसिंग ऑफ आई पीस, मैं रफ कर रहा हूं इसको। हाँ जी मैं इसको रफ कर रहा हूं, फोटो ले लीजिएगा, रफ कर रहा हूं। 2 स्टेप्स में होता है ये। आई पीस का फोकस करके, फोकसिंग ऑफ आई पीस, हाँ जी आई पीस का फोकस करके आई पीस को फोकस करेंगे इस स्टेप में। तो आप इसमें पर्पस क्या, आपका उद्देश्य क्या है। हाँ जी उद्देश्य क्या है, हाँ जी उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य डिस्टिंक्ट विजन ऑफ क्रॉस एयर। हाँ जी क्लियर दिखाई दे, क्रॉस एयर क्लियर दिखाई दे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, या तो आप सामने व्हाइट पेज लगा देते हैं, या तो आप सामने व्हाइट पेज लगा देते हैं और फिर क्रॉस एयर की ओर फोकस करते हैं। ठीक है ना, और आई पीस को घुमाते रहते हैं। ठीक है ना, जब तक कि क्रॉस एयर क्लियरली विजिबल ना हो जाए, जब तक कि क्रॉस एयर क्लियरली विजिबल ना हो जाए। अगला फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस।
तो ऑब्जेक्टिव को कब तक करते हैं? जब तक कि वस्तु की इमेज, जब तक कि वस्तु की जो इमेज है वो किसके प्लेन में ना आ जाए, क्रॉस हेयर के प्लेन में ना आ जाए, ठीक है ना, तब तक करते रहते हैं। ठीक है भैया, मैं बोल पूरा पूरा कंबाइंड लैंग्वेज ही रहा हूं, तो आप सुनने पर भी ध्यान देकर के, और अब आपके पास ये वीडियो मैंने आपको बोल ही दिया, लगभग आपका ये बता देता हूं कि आपका पेपर होगा तब तक आपके पास ये वीडियो रहेंगे, तो आप लोग आराम से नोट्स भी खुद बना सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद बना सकते हैं ये वीडियो देख देख करके। ठीक है, ऐप पर ये लगभग अब आपके पेपर तक अवेलेबल रहेंगे। देखिए भाई, हम तो सुधार के लिए वर्क करते जा रहे हैं, अब आप कितना वर्क कर रहे हैं वो आपके सिलेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आप कितना वर्क कर रहे हैं वो आपका सिलेक्शन तय कर देगा। हाँ जी, ये वस्तु की इमेज को क्रॉस हेयर के समतल में लाता है, तब तक करते हैं ये। ठीक है, वस्तु की इमेज को क्रॉस हेयर के समतल में लाने के लिए ये किया जाता है। तो दो स्टेप हैं, दो स्टेप हैं, ठीक है ना, दो स्टेप हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। हाँ जी, फोटो ले लीजिएगा, रफ कर रहा हूं। पहला तो अलग से क्रॉस हेयर को देखने के लिए है, दूसरा वस्तु की इमेज को किसके प्लेन में लेके आना है, किसके प्लेन में लेके आना है, क्रॉस हेयर के प्लेन में लेके आना है, वस्तु की इमेज को क्रॉस हेयर के प्लेन में लेके आना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये कंप्लीट। हाँ जी, अगला आपको मैंने बताया था फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट। हाँ जी, फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट। हाँ जी, फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट। हाँ जी, फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के फंडामेंटल एक्सेस। ठीक है ना, फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के फंडामेंटल एक्सेस। ठीक है, हाँ जी, देखिए इसमें फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट, तो देखिए फंडामेंटल एक्सेस कौन कौन सी है इसकी, बोलिए भैया। पहला है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, कौन कौन सी है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है ना, दूसरा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जिसको ट्रूनियन एक्सेस भी कहा जाता है। भैया वो कल लिखा था मैंने, हाँ जी, कल लिखा था मैंने। तीसरा, हाँ जी, तीसरा आपका एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस या बबल ट्यूब एक्सेस। ठीक है, हाँ, प्लेट लेवल एक्सेस भी है। ये एक्सेस कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथा वर्टिकल एक्सेस। पांचवा एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब, या आप क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस भी बोल देते हैं उसको। हाँ जी, क्या क्या बोलते हैं और। ठीक है, छठा एक एक्स्ट्रा है स्ट्राइडिंग लेवल। स्ट्राइडिंग लेवल जो होता है ना, ये हॉरिजॉन्टलिटी चेक करने के लिए होता है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेस की, हॉरिजॉन्टल एक्सेस की हॉरिजॉन्टलिटी चेक करने के लिए होता है स्ट्राइडिंग लेवल। ठीक है ना, स्ट्राइडिंग लेवल जो होता है हॉरिजॉन्टलिटी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, जनरली आपके जो ये होते हैं, आपके जो मेजरमेंट होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट में जनरली आप स्ट्राइडिंग लेवल को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे एक डिफरेंस आ जाता है अगर प्रॉपर ना हो तो। ठीक है ना, तो वहां की वजह से आप इसको करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल भी कह देते हैं भैया, ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल भी ले लेते हैं।
ठीक है ना, एल्टीट्यूड लेवल भी ले लेते हैं इसको। तो ये आपके पास एक्सेस आ गई, ठीक है ना, ये आपके पास 6 एक्सेस आ गई, इनमें से 5 तो नेसेसरी हैं, ये तो नेसेसरी है, और ये तब नीचे वाला तब जब प्रोवाइड हो रहा है, ये तब जब प्रोवाइड हो रहा है, इफ प्रोवाइडेड, ये तब है जब प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अगर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो भैया नहीं है ये, ठीक है ना, नहीं हो रहा है तो नहीं है ये, ठीक है ना। स्लाइडिंग लेवल किसके लिए मैंने बता दिया, यूज किया जाता है टू चेक दी हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस, टू चेक दी हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टलिटी चेक करने के लिए होता है, टू चेक दी हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सेस के आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टलिटी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एक्सेस है थियोडोलाइट की, पता होनी चाहिए आपको, पता होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ रहे हैं, इनका जो रिलेशन है आपस में, तो देखिए रिलेशन मैं ऐसे बता रहा हूं, ये ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे का मतलब है पैरेलल यानी समांतर, ऐसे करूंगा ना तो इसका मतलब है पैरेलल, और इसका मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंबवत, समझ जाना आप, ठीक है ना। इनका जो आपस का रिलेशन है वो आप ये समझ जाना, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद अभी परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करूंगा, परमानेंट एडजस्टमेंट में क्रम जरूरी होता है, तो वो थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी पहले ये बता दूं रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन जब एडजस्ट नहीं करेंगे तभी परमानेंट एडजस्टमेंट आएंगे, ठीक है ना। जब ये नहीं होंगे तो आपका क्या है भैया, स्थिति क्या है कि बबल ट्यूब आपका जो है, बबल जो है वो सेंटर में है, ठीक है ना, बबल जो है वो सेंटर में है, तभी अपन लाइन ऑफ कॉलिमेशन की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका प्लेट लेवल एक्सेस जो है ना, प्लेट लेवल एक्सेस जिस प्लेन में है, ठीक है ना, वो प्लेन भैया प्लेट लेवल एक्सेस जिस प्लेन में है, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लेन इन विच प्लेट लेवल एक्सेस एग्जिस्ट, प्लेन इन विच प्लेट लेवल एक्सेस एग्जिस्ट, जिसमें प्लेट लेवल एक्सेस है, हाँ जी, जिसमें प्लेट लेवल एक्सेस है, जिस प्लेन में प्लेट लेवल एक्सेस है, वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सेस के। हाँ जी, डायग्राम मैंने आपको एक बार कल बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान देना, एक बार ध्यान देना। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये आपका यहां से आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, ये आपकी एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस हो गई, हाँ जी, ये आपका एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस हो गई, पैरेलल है ये दोनों, और यहाँ पे आपकी प्लेट लेवल्स हो गई, प्लेट लेवल्स हो गई, ठीक है ना, प्लेट लेवल। 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये आपकी वर्टिकल एक्सेस, ये आपका प्लेट लेवल्स। एक मिनट में नीचे कर देता हूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है ना, हाँ जी, ये आपका प्लेट लेवल एक्सेस, कल आपको समझाया था ये मैंने, ठीक है ना, कल आपको समझाया था ये मैंने। ये आपकी हो गई लाइन ऑफ कॉलिमेशन, और ये आपकी हो गई एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस, ठीक है। एक बार फिर बता दे रहा हूं कि देखो प्लेट लेवल एक्सेस जो होगी ना, प्लेट लेवल, ये वर्टिकल एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस के ऐसे होगी, प्लेट लेवल एक्सेस ऐसे, हाँ जी, वर्टिकल एक्सेस के ऐसे होंगी लंबवत, ठीक है ना, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, प्लेट लेवल एक्सेस ऐसे होंगी, ठीक है ना। अगला आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऐसे है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऐसे है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऐसे है, और एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस इसके पैरेलल है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऐसे, एल्टीट्यूड लेवल एक्सेस इसके पैरेलल है। हाँ जी, बात सीखे या नहीं सीखे, ये 3D डायग्राम है भैया, बात सीखे या नहीं सीखे, हाँ भैया बोलो, बात सीखे या नहीं सीखे, हाँ पैरेलल है ना, ऐसे प्लेट लेवल एक्सेस ऐसे है ना, ये इसके परपेंडिकुलर हो गए वर्टिकल एक्सेस के, भैया ये साफ साफ बता तो रहा हूं, इतना तो क्लियर बता रहा हूं कि वर्टिकल एक्सेस है, ठीक है ना, ये आपकी प्लेट लेवल एक्सेस हो गई, तो ये इसके लंबवत हो गई ना, ऐसे है ना, इतना क्लियर तो बता दिया, और क्या बताऊं मैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है प्लेट लेवल एक्सेस, भैया ये आपस में परपेंडिकुलर है प्लेट लेवल एक्सेस, ठीक है ना, और इसके क्या हो गई, इसके भी परपेंडिकुलर है जो वर्टिकल एक्सेस के,
भैया जो एक मिनट क्वेश्चन पूछा है किसी ने, हाँ भैया दो प्लेट लेवल एक्सिस आपस में पैरेलल नहीं है, आपस में परपेंडिकुलर है। भैया ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल कहाँ है ये बताओ, आपको पैरेलल कहां से दिख रही है, ना तो मैंने डायग्राम में बनाया। भैया ये आपस में परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है ना, साफ साफ मैंने बनाया, ये एक प्लेट लेवल एक्सिस है, ये दूसरी है, ये आपस में भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं मैं, आज ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से ये खत्म हो जाएगा आज आपका। हाँ जी, प्लेन इन विच प्लेट लेवल एक्सिस एग्जिस्ट, ठीक है ना, वो आपका परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होगी वर्टिकल एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होगी वर्टिकल एक्सिस के, ठीक है ना। भैया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होनी चाहिए, हाँ जी ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होनी चाहिए वर्टिकल सर्किल के सेंटर से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होनी चाहिए वर्टिकल सर्किल के सेंटर से, ठीक है ना, वर्टिकल सर्किल के सेंटर से, और वर्टिकल एक्सिस पास होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल सर्किल के सेंटर से, ठीक है ना। ये बात मैं नहीं लिख रहा हूं, बात आपको क्लियर होगी, ठीक है ना, ये लिख नहीं रहा हूं, हर बात लिखने के लिए होती है, आप सुनने पे भी ध्यान दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल सर्किल के सेंटर से पास होगी, और वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल सर्किल के सेंटर से पास होगी, ठीक है ना। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, होनी क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल सर्किल के सेंटर से पास होनी चाहिए, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल सर्किल के सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। वर्टिकल सर्किल में रीडिंग 0 डिग्री होनी चाहिए बबल सेंटर में, अपन ने बात करी थी कि बबल सेंटर में, बबल कहां है, सेंटर में, तो वर्टिकल सर्किल वर्नियर जो है ना 0 डिग्री रीड करना चाहिए, वर्टिकल सर्किल वर्नियर जो है 0 डिग्री रीड करना चाहिए, वर्टिकल सर्किल वर्नियर जो है 0 डिग्री रीड करना चाहिए, 0 डिग्री रीड करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो इंडेक्स एरर होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है तो इंडेक्स एरर होती है, और बोथ फेस की रीडिंग लेकर उसका एवरेज करके उस एरर को हटाया जाता है। हाँ भैया फोटो लो तो आगे के रिलेशन बताऊं, हाँ भैया फोटो ले लो तो आगे के रिलेशन बताऊं, रफ कर रहा हूं इसको, ले लिया फोटो, मैंने स्ट्राइडिंग लेवल का तो आपको बता ही दिया, हाँ जी स्ट्राइडिंग लेवल का तो बता ही दिया, हॉरिजॉन्टलिटी चेक करने के लिए होता है, ठीक है ना। फोटो में आपको क्या है कि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बनाई नहीं, लेकिन मैं बना के आज आपको डाल दूंगा श्योर 100%, जिसमें कि आपको पूरी की पूरी असेंबली बता दूंगा किसकी, थियोडोलाइट की, थियोडोलाइट की पूरी असेंबली बता दूंगा, आज थियोडोलाइट खत्म हो जाए, कल ट्रेवर्स है, ये देख लीजिएगा। अरे आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब बात करें तो आपका जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, हाँ जी होनी चाहिए, मतलब ये स्थितियां होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी प्रॉपरली एडजस्टेड होगा वो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल होना चाहिए एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस के, लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल होना चाहिए एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस के, हाँ जी लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल होना चाहिए एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस के, भैया ये रिलेशन है। इसके अलावा आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल रहता है स्ट्राइडिंग लेवल, और स्ट्राइडिंग लेवल चेक करने के लिए होता है, स्ट्राइडिंग लेवल किसको चेक करने के लिए होता है, स्ट्राइडिंग लेवल चेक करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाँ जी चेक करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो स्ट्राइडिंग लेवल जो होता है वो पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक है ना, स्ट्राइडिंग लेवल जो होता है पैरेलल होता है, स्ट्राइडिंग लेवल जो होता है वो पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, और चेक करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हॉरिजॉन्टलिटी, और स्पेशली काम आता है जब आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तब तो ये स्पेशली काम आता है, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ, ठीक है ना, ये आपका खत्म हुआ, ठीक है ना, कि जो रिलेशन है। अब मैं बात कर रहा हूं आपका हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है, ठीक है। देखिए वैसे तो वो मेथड जो है वो तो आपका कैसा है भैया, सब्जेक्टिव का हो गया, लेकिन एक आइडिया देना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट बाय रिपीटिशन मेथड, और एक है रीइटरेशन मेथड, ठीक है ना। तो आपके पास है भैया बेहतर मेथड कौन सा है, रिपीटिशन मेथड है, बेहतर मेथड कौन सा है,
रिपीटेशन मेथड है। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाई, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाई, भैया ऑब्जेक्टिव पेपर में आपकी लिसनिंग, आपका ध्यान, आपका नंबर बनवाएगा, ठीक है ना। आपका ध्यान कितना केंद्रित है यहाँ पे, ये रट्टा मारने की बजाय अगर ध्यान केंद्रित करोगे, बातें याद रखोगे ना, सही बता रहा हूं, ज्यादा फायदा होगा। विश्वास करना, काफी लंबा एक्सपीरियंस है। और आपको पहले ही बता चुका हूं, आपके फायदे में ही बात करूंगा, क्योंकि आपके फायदे से ही मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाई रिपीटिशन मेथड, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाई रिपीटिशन मेथड। तो इसमें करते क्या है कि एक एंगल को बार बार रिपीटेटिवली मेजर किया जाता है, एक एंगल को बार बार रिपीटेटिवली मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इसको बार बार मेजर किया जाता है, ठीक है, बार बार इसको मेजर किया जाता है, ठीक है ना। फेस लेफ्ट से, फेस राइट से, बोथ स्विंग, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट। तो इसमें एक तो क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी एरर हट जाती है और कौन कौन सी एरर नहीं हटती है। मेन क्वेश्चन जो आता है वो एरर पे आता है, ठीक है। लड़के लाइन पे है या नहीं है आज? यार आजकल लाइव लड़के कम आ रहे, क्या चक्कर है? आजकल 100 110 ऐसे ही रह रहे हैं लाइव, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये आपको एंगल AOB, एंगल AOB, ठीक है। तो एंगल AOB की बात करूं तो इसको बार बार मेजर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपर स्क्रू लूज करके 0 डिग्री सेट कर लोगे, अपर स्क्रू लूज करके 0 डिग्री सेट कर लोगे, क्योंकि अपर लूज करोगे तो आपकी रीडिंग चेंज होगी। 0 सेट करने के बाद, ठीक है ना, आप अपर को टाइट कर दोगे और लोअर को लूज करोगे, अपर को टाइट करोगे, लोअर को लूज करोगे, ए को बाइसेक्ट करोगे, ए को बाइसेक्ट करोगे। जरूरत पड़ेगी तो टेंजेंट स्क्रू की हेल्प लोगे, टेंजेंट स्क्रू स्मॉल मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। ए को बाइसेक्ट करने के बाद, ए को बाइसेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, आप क्या करोगे, बी की ओर देखोगे, लेकिन उससे पहले आप लोअर कर दोगे टाइट, अपर करोगे लूज, तो बी की ओर देखोगे तो आपका एंगल आएगा। जैसे मान लीजिए पहली बार एंगल आ गया 30 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। एक बात और ध्यान रखना, जो आपके दो वर्नियर हॉरिजॉन्टल रीड कर रहे होते हैं, एक का तो आप डिग्री मिनट सेकंड सब पढ़ोगे, डिग्री मिनट सेकंड सब पढ़ोगे, दूसरे का सिर्फ मिनट और सेकंड पढ़ोगे। जैसे अगले का क्या आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है ना, इनमें कुछ कुछ वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना भैया। वो 180 डिग्री आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो। तो अगले में आपका जैसे मिनट और सेकंड पढ़ने लग जाते हो आप, ठीक है ना, अगले में आप उसमें मिनट और सेकंड पढ़ते हो, ठीक है। अब ये आपने करा, उसके बाद अपर को टाइट किया, लोअर को लूज किया, दोबारा ए को देखेंगे, अपर को टाइट किया, लोअर को लूज किया, ठीक है ना, दोबारा ए को देखेंगे, यानी रीडिंग अब भी 30 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड बनी हुई है। फिर लोअर को टाइट किया, अपर को लूज किया, तो दोबारा ये मेजर हो गया। अब रीडिंग जैसे होगी 60 डिग्री 40 मिनट 20 सेकंड या 60 डिग्री 40 मिनट 40 सेकंड। अब रीडिंग ऐसे लेते जाए, यानी 0 से 30 एक बार में, 30 से 60 दूसरी बार में, 60 से 90 तीसरी बार में, ऐसे आप रिपीट करते हो बार बार। पहले लेफ्ट फेस से, फिर राइट फेस से। कहा तो जाता है कि दोनों स्विंग से भी करना चाहिए, बोथ स्विंग होनी चाहिए। क्यों? बोथ स्विंग से फायदा क्या होता है, फ्रिक्शन और बैकलैश की एरर रिमूव होती है। नहीं तो अपन क्लॉकवाइज स्विंग तो करते ही करते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज स्विंग तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलिए। रिपीट कर रहे हैं मेथड ऑफ रिपीटिशन में, ठीक है भैया। पहले अपर लूज किया, 0 डिग्री सेट किया, फिर लोअर लूज किया, ए को देखा, फिर लोअर टाइट करके अपर लूज किया, बी को देखा, रीडिंग आई, फिर अपर को टाइट करके लोअर को लूज किया, वापस ए पर गए, तो ए पर जाओगे तो आपकी रीडिंग चेंज नहीं होगी। फिर ऐसे बार बार आप करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, एक फेस से फिर दूसरे फेस से। आज ये बात क्लियर हो गई है या नहीं हुई है, मैं आगे बढ़ जाऊं या नहीं बढ़ूं? मेन जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है वो बताना चाह रहा हूं मैं, एरर पे आता है। मेन जो क्वेश्चन आता है वो एरर पे आता है। ये तो वैसे भी अगर आप किसी को वीडियो वगैरह देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये तो वैसे भी आपका प्रोसीजर जो है, ये आपका कैसा है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर है ये, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जिन्होंने किया होगा उन्हें तो मजा आ जाता है,
ठीक है ना। तो एरर कौन कौन सी एलिमिनेट होगी इस मेथड में, ठीक है ना, और कौन कौन सी नहीं होगी। एरर्स एलिमिनेटेड बाई मेथड ऑफ रिपीटिशन, एक बार मैं डाल लूं, एरर्स एलिमिनेटेड बाई मेथड ऑफ रिपीटिशन। कौन कौन सी एरर रिमूव होगी भैया, बोलिए। नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, सबसे पहला पहला दोनों वर्नियर की रीडिंग पढ़ करके, दोनों वर्नियर की रीडिंग पढ़ करके इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर की एरर रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। बाई मेजरिंग या बाई टेकिंग रीडिंग ऑफ, बाई टेकिंग रीडिंग ऑफ बोथ वर्नियर, टेकिंग रीडिंग ऑफ बोथ वर्नियर। और आपको करना क्या है, मीन लेना है, मीन यानी एवरेज, माध्य लेना है। इसेंट्रिसिटी ड्यू टू वर्नियर इज रिमूव्ड, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर जो है, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर जो है वो रिमूव हो जाएगी। भैया वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर है, हाँ जी, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर है वो हट जाएगी, ठीक है ना। भैया मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके कौन से लैंग्वेज वाला है, कंबाइंड लैंग्वेज वाला है, बोलने पे ध्यान दीजिएगा। दोनों वर्नियर की रीडिंग लेकर के वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण एरर हट जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माध्य करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया एक वर्नियर में तो डिग्री मिनट सेकंड लेते हैं, दूसरे वर्नियर की मिनट सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। भैया एरर इतनी मानी, एरर जो है वो मिनट सेकंड में चलेगी, डिग्रीज में अगर एरर है तो भैया ऐसे को तो एडजस्ट कराना ही सही है, ठीक है ना। ऐसे को तो एडजस्ट कराना ही सही है कि परमानेंट एडजस्ट कराओ या रिप्लेस करो, ठीक है ना। तो दोनों वर्नियर की रीडिंग लेकर के जो आप वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण एरर है वो हट जाती है, ठीक है। या आपका इनर एक्सिस और आउटर एक्सिस की जो आपकी इसेंट्रिसिटी है भैया वो उसी पे ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपका वो रिमूव हो जाती है, रिमूव हो जाती है। दूसरा, हाँ जी, दूसरा इनको रफ कर रहा हूं, आपको हेडिंग तो क्लियर हो ही गई है, इनको रफ कर रहा हूं, हेडिंग तो क्लियर हो ही गई है। सेकंड, क्योंकि आप अलग अलग भाग की रीडिंग ले रहे हो, अलग अलग भाग की रीडिंग ले रहे हो, तो इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, भाई पहले बार 0 से 30, फिर 30 से 60, फिर 60 से 90 ऐसे ले रहे हो ना, तो अगर कहीं पर ग्रेजुएशन बड़ी हो गई, मान लो 30 और 31 के बीच की दूरी अधिक हो गई, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 और 31 के बीच की दूरी अगर अधिक है तो हो सकता है कि 58 और 59 के बीच की दूरी कम हो, क्योंकि भैया पूरा सर्कल तो 360 का ही आएगा ना। कहीं पर अगर दूरी बढ़ा दी तो कहीं पर दूरी कम भी तो करेगा, नहीं? आप बताओ, कहीं पर दूरी बढ़ गई तो कहीं पर दूरी कम भी तो करेगा, क्योंकि आना तो सर्कल में 360 ही है, ऐसा तो कोई बेवकूफ नहीं होगा कि 360 से ज्यादा ले आएगा। कहीं पर दूरी बढ़ा दी, कहीं पर दूरी कम कर दी, तो ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट, ठीक है ना, मेजरमेंट टेकन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, या ये भी कह सकते हो डिफरेंट पार्ट आप रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट के ग्रेजुएटेड सर्कल के डिफरेंट पार्ट से रीडिंग ली जाती है। तो एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, बात समझ में आई या नहीं आई है भैया? हाँ जी, इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन के कारण एरर जो है वो रिमूव हो जाएगी,
एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन इज रिमूव्ड। हाँ जी, इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन के कारण एरर जो है वो रिमूव हो जाएगी। हाँ जी, अलग अलग भाग की रीडिंग पढ़ेंगे ना, किसी ने क्वेश्चन पूछा है? हाँ जी, हाँ, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं इसको, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं इसको। भाई इनएक्यूरेट है तो क्या परफेक्ट नहीं है? एक्यूरेट नहीं है इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट नहीं है, तो इसको आप इम्परफेक्ट भी बोल सकते हो, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन बोल सकते हो। ठीक है भैया, आप बोल सकते हो कि अलग अलग भाग की रीडिंग आप लोगे, अलग अलग भाग की रीडिंग आप लोगे, तो भैया जो आपका अलग अलग भाग की रीडिंग लेने के कारण आपका क्या होगा, जो आपकी इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन है या इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन है उसकी एरर भी आपकी हट जाएगी। ठीक है ना। अगला भैया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ट्रू एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, वो आपकी किससे हटेगी? दोनों फेस की रीडिंग लेकर। हाँ जी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो आपका क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है, ये कैसे हटेगी? दोनों फेस की रीडिंग लेकर, बाई टेकिंग बोथ फेस रीडिंग। और मीन करेंगे आप बाई टेकिंग रीडिंग ऑफ बोथ फेस, और मीन करने से आप उसका माध्य लेंगे। एवरेज करेंगे तो एरर ड्यू टू, हाँ जी, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन not perpendicular to the horizontal axis is eliminated. Line of collimation not perpendicular to the not perpendicular to the horizontal axis is eliminated। हाँ जी, एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है ना, एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है भैया, एलिमिनेट हो जाती है, ये आप इस तरीके से करके, ठीक है ना, इस तरीके से करके एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है। चौथा, हाँ जी, कौन सी एरर रिमूव होगी? जो आपने इनएक्यूरेट बाइसेक्शन किए हैं या सेंटरिंग में है, ये एरर भी आपकी क्या हो जाती है? काफी हद तक काउंटर बैलेंस हो जाती है। ठीक है ना, काफी हद तक क्या हो जाती है? काउंटर बैलेंस हो जाती है। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, सॉरी, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन, नॉट ग्रेजुएशन। भाई बाइसेक्शन नहीं किया सही से, एंड इनएक्यूरेट सेंटरिंग, कुछ हद तक बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है ना, काउंटर बैलेंस्ड एट सम एक्सटेंट, काउंटर बैलेंस्ड एट सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। ठीक है ना, कुछ हद तक ये काउंटर बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है ना, कुछ हद तक ये कैसे हो जाती है? काउंटर बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, एवरेज कर रहे हो, तो काफी हद तक ये क्या हो जाती है? काउंटर बैलेंस हो जाती है। ठीक है ना, इस मेथड में काफी हद तक ये काउंटर बैलेंस हो जाती है इस मेथड में। ठीक है ना। हाँ जी भैया, कहानी क्लियर हो गई या नहीं हुई? कहानी क्लियर हो गई या नहीं हुई? अब कौन कौन सी एरर रिमूव नहीं होगी? ठीक है ना, कौन कौन सी एरर जो है वो रिमूव नहीं होगी? ठीक है ना, कौन कौन सी एरर जो है वो रिमूव नहीं होगी? भैया ये प्रॉपर रिमूव नहीं हो रही, काफी हद तक बैलेंस हो रही है, प्रॉपर रिमूव नहीं हो रही है ये। हाँ जी, प्रॉपर रिमूव नहीं हो रही है, चौथी वाली प्रॉपर रिमूव नहीं हो रही है, कुछ हद तक बैलेंस हो रही है। ठीक है ना। हाँ जी, एरर जो कि एलिमिनेट नहीं होंगी। does not करो। मेथड ऑफ रिपीटिशन जो हॉरिजॉन्टल एंगल का, किसके कारण क्या क्या है? नॉन वर्टिकलिटी ऑफ वर्टिकल एक्सिस, मतलब आपने वर्टिकल एक्सिस को वर्टिकल ही नहीं किया,
नॉन वर्टिकलिटी ऑफ वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस को वर्टिकल ही नहीं किया। हाँ जी, वर्टिकल एक्सेस को वर्टिकल ही नहीं किया आपने, ठीक है ना, वो एरर रिमूव नहीं होगी। एरर ड्यू टू स्लिप, स्लिप का मतलब समझे आप? हाँ जी, स्लिप का मतलब समझे आप? जब आपको रीडिंग लेनी थी तो आपको अपर लूज करना था, जब आपको रीडिंग लेनी थी आपको अपर लूज करना था, पर आपने प्रॉपर लोअर टाइट ही नहीं किया, तो कुछ तो गति जो हो गई वो लोअर पे हो गई, कुछ अपर पे हो गई, तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज, हमारे यहां लोगों की आदत है टांग अड़ाने की। आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल, सॉरी, आपने सिग्नल लगा रखे थे, 2 रेंजिंग रॉड लगा रखी थी, यहाँ पे भैया इससे इसका एंगल नापूंगा, ठीक है ना, कोई आ गया चलते चलते कौन ही लगा गया, ठीक है ना, आदत होती है ना लोगों की अपने यहाँ। तो वो कौन ही जो लगा जाएगा ना वो एरर रिमूव नहीं होगी। तो ऐसे कौन ही लगाने वालों से सावधान रहना, कौन ही लगाने वालों से और टांग अड़ाने वालों से। चलते चलते लात मार के आपके उसको रॉड को, सिग्नल था जो आपका, उसको चलते चलते लात मार गया, वो टेढ़ा हो गया। अब वो टेढ़ा हो गया तो भैया अब एंगल सही ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, निकालिए गुप्ता एंड गुप्ता एक बार के लिए। तो फटाफट 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 मैं आपको ऊपरी तौर पे एक बार क्वेश्चंस बता दूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, भैया, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। हाँ जी भैया, अगला 56, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज, भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आपका होता है वो स्विंगिंग होता है, जबकि वर्टिकल प्लेन में ये सारे आ जाते हैं, ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग, प्लंजिंग, ठीक है ना। साइज ऑफ थियोडोलाइट किससे स्पेसिफाई करते हैं? साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाई करते हैं द डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट, द डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, ये अभी बता दिया। क्वेश्चन 59 अभी बता दिया। टेलीस्कोप इन्वर्टेड कब होता है? क्वेश्चन नंबर 60, टेलीस्कोप इन्वर्टेड कब होता है? जब वर्टिकल सर्कल का हो राइट में हो और बबल का हो डाउन हो, टेलीस्कोप की बबल का हो डाउन हो, ठीक है ना, तो वो आपका आ गया ए। हाँ जी, द क्रॉस हेयर इन सर्विंग टेलीस्कोप कहां पर प्लेस करते हैं भैया? मच क्लोजर टू दी आई पीस, भैया आई पीस के बहुत पास होता है ये। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? 62 अभी परमानेंट एडजस्टमेंट का करेंगे तो बता दूंगा। हाँ जी, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट, देखिए वैसे तो हर एक रीडिंग के लिए अपन को करना चाहिए, पर स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल हेयर जो है ना वो लेवलिंग में काम आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हेयर लेवलिंग में काम आएगा। जब आप वर्टिकल दिशा में मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो वर्टिकल दिशा में मेजरमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल हेयर काम आएगा। वैसे तो सबके लिए करेंगे एडजस्ट, तो सबके लिए ही करेंगे, पर पर्टिकुलरली लेवलिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो मेरी नजर में बेस्ट आंसर है लेवलिंग, ठीक है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन, आज मेथड ऑफ रिपीटिशन से कौन सी एरर रिमूव नहीं होती है जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का है? अभी अभी आपको बताया था भैया, एरर ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर रिमूव होती है, रिमूव होती है। एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन सिग्नल नहीं होती, हाजी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सिग्नल का तो वो नहीं होती, तो इसका आंसर बी है। आगे पढ़ जरूर रहा हूं मैं। एरर ड्यू टू रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिनेशन एंड ट्रूनियन एक्सेस, तो भैया ये तो होती है, हाजी ये तो होती है। अगला, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, ये भी रिमूव होती है। तो ए, सी और डी तो रिमूव होती है, बी वाली रिमूव नहीं होती, तो इसने यही पूछा है कि कौन सी रिमूव नहीं होती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द एरर ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय, भैया ये तो दोनों वर्नियर की रीडिंग लेकर के कर सकते हो, दोनों वर्नियर की रीडिंग लेकर के कर सकते हो, ए ऑप्शन, हाजी ए ऑप्शन। अगला, अगला देखो अभी आप पढ़ेंगे कि डबल एप्लीकेशन ऑफ रिवर्जन क्या होता है। देखो वैसे आपको मैं बता देता हूं, देखिए जब आप सिंगल एप्लीकेशन करते हैं ना रिवर्जन का, मतलब आपका एक बार फेस लेफ्ट एक बार फेस राइट, तो कल आपको मैंने बताया था, कल आपको मैंने बताया था एक बार फेस लेफ्ट एक बार फेस राइट करते हैं ना, तो आपका जो एरर जैसे एक्स है, मैंने आपको बताया था एक बार फेस लेफ्ट किया एक बार फेस राइट किया,
तो जो अंतर आता है, हाँ जी, जो अंतर आ जाता है ना, अंतर आता है, जो अंतर आता है, ठीक है ना, वो आपका आ जाता है 2x। ये मैंने आपको बताया था, अंतर जो आता है ना वो आता है 2x। तो ये एक बार, जब एक बार प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन लगाया, एक बार फेस लेफ्ट एक बार फेस राइट किया, जब आप दो बार करते हैं ना, दो बार, जब आप दो बार करेंगे तो एरर हो जाएगी 4x। भैया एक बार करते हैं तो हो जाती है 2x, डिफरेंस जो अंतर है वो आपका हो जाता है 2x। एरर रहती है x, पर हमें महसूस होती है 2x। समझाता हूं इस कहानी को कैसे, भैया समझाता हूं इस कहानी को। मान लीजिए किसी की रीडिंग है 10, सही रीडिंग है 10, मान लीजिए किसी की सही रीडिंग है 10, तो अगर फेस लेफ्ट से कर रहे हैं आप तो आएगी 11, ठीक है ना, और फेस राइट से कर रही है तब आएगी 9। एग्जांपल ले रहा हूं अब तक मैं, तो इसका मतलब अंतर कितने का आ गया, 1 का। तो एरर कितने की है, 1 की, पर अंतर कितने का महसूस हो रहा है, 2 का। एरर कितने की है, 1 की, पर अंतर कितने का महसूस हो रहा है, 2 का। तो ये तो एक बार आपने रिवर्जन यूज किया, जब आप दो बार रिवर्जन यूज करोगे ना, जब आप दो बार रिवर्जन यूज करोगे ना, तो आपके 4 गुना हो जाती है, ठीक है ना, तो आपकी 4 गुना हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन, ऑप्शन 4 टाइम्स द ट्रू एरर, डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन, 4 टाइम्स द ट्रू एरर, 4 टाइम्स द ट्रू एरर, ट्रू एरर का 4 टाइम्स आ जाएगा, ट्रू एरर का 4 टाइम्स आ जाएगा। बोलिए भैया क्लियर हुई या नहीं हुई बात, हाँ जी क्लियर हुई या नहीं हुई बात, हाँ जी क्लियर हुई या नहीं हुई। अगला, यार एवरीवन पे ना करें चैट, अशोक लेखवानी पे करें, बार बार आपको समझाया गया है और फिर समझा रहा हूं, एवरीवन पे ना करें चैट, ठीक है ना। आगे बढ़े 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। भैया बोथ फेस ऑब्जर्वेशन का मीन लेकर के मैंने आपको कल कराई थी, ठीक है ना, 3 एरर, हाँ जी, और एक इंडेक्स एरर और बताई थी साथ में। तो देखिए एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन नहीं भैया, इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन की एरर उससे नहीं हटती, दोनों फेस की रीडिंग से नहीं हटती। एरर ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ अर्नियन नहीं, ये भी दोनों फेस की रीडिंग नहीं हटती। एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स, भैया ये भी नहीं हटती। एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हटती है। भैया लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से परपेंडिकुलर ना हो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस से पैरेलल ना हो, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो, ये एरर हटती है, और एक इंडेक्स एरर, ठीक है ना। अगला 68, इनमें से कौन सी एरर हट जाती है बोथ फेस की रीडिंग लेके, इनमें से कौन सी एरर बोथ फेस की रीडिंग लेके हट जाती है। तो एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, भैया ये हटती है, ये हटती है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी नहीं हटती, तो ए वाली तो हट जाती है, ठीक है ना भैया। 68 गुप्ता एंड गुप्ता पूछ रहा है कि कौन सी एरर दोनों फेस के ऑब्जर्वेशन पढ़ के नहीं हटती, तो ए वाली तो हट जाती है, ठीक है ना, ए वाली तो हट जाती है। बी वाली इंडेक्स एरर, दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल सर्किल वर्नियर, ठीक है ना, आज ये भी हट जाती है, ये भी हट जाती है। एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये भी हट जाती है, ये भी हट जाती है, ठीक है ना। तो आपके पास डी ऑप्शन आया, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी नहीं हटती, ये सारी हट जाती है तो नन करना पड़ेगा, हाँ जी, ये सारी हट जाती है तो नन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, आपको हमेशा जो एल्टीट्यूड बबल होता है ना इंडेक्स फ्रेम, वो तो रेफरेंस के तौर पे लेना ही होता है। एल्टीट्यूड बबल होता है ना जो इंडेक्स फ्रेम पे, वो तो रेफरेंस के तौर पे लेना ही होता है। हाँ, आपका टेलीस्कोप पे जो प्रोवाइड है उसे ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो भैया ये कह रहा है किसके रेफरेंस में आप लेबलिंग करेंगे, तो ऑप्शन है पहला और चौथा, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। भैया जो इंडेक्स फ्रेम पे एल्टीट्यूड बबल है उसके सापेक्ष तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर टेलीस्कोप वाले के सापेक्ष किया भी जा सकता है और नहीं भी, इंडेक्स फ्रेम वाले को करेंगे करेंगे। तो मैं एक रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा इंडेक्स फ्रेम वगैरह क्या है, क्योंकि वो मैं डालूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, ठीक है ना, वो मैं डालूंगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, आपको दिख रहा होगा, सीधे सीधे हो गए, बोलो नहीं हो रहे हो तो, हाँ जी बोलो नहीं हो रहे हो तो बताओ भैया, हाँ जी, आपको गो थ्रू कराया मैंने, आराम से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 अभी अभी तो बताया है भैया, इंडेक्स फ्रेम वाला तो होगा ही होगा, बबल आपका जो है टेलीस्कोप वाला लिया भी जा सकता है और नहीं भी, ये तो है ही, इंडेक्स फ्रेम वाला तो है ही, टेलीस्कोप वाला जरूरी नहीं होता ना कि प्रोवाइडेड हो।
भैया जरूरी नहीं होता कि प्रोवाइडेड हो, आपने जो करे हैं टेस्ट, ठीक है ना, कॉलेज में जो देखा होगा उसमें नहीं होता प्रोवाइड, आप देख लेना होता है क्या प्रोवाइड। हाँ जी, टेलीस्कोप वाला प्रोवाइडेड होता है क्या हर बार? अरे यार क्वेश्चन पूछ लेते हो तो कम से कम उसका रिप्लाई तो दिया करो भैया। क्वेश्चन आदमी वही पूछे जो है ना रिस्पॉन्स दे सकता हो, हाँ भाई क्लियर हो गई बात या नहीं हुई, नहीं तो मत पूछा करो, ठीक है ना। रिस्पॉन्स नहीं देते हो, फिर आप पूछ लेते हो और मैं फिर पूछता रहता हूं तो आप जवाब नहीं देते, इससे अदर लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप मत पूछा करो जब तक आप रिस्पॉन्स ना दे सको, ठीक है, रिप्लाई ना दे सको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया भैया इंडेक्स फ्लेम वाला लेंगे, टेलीस्कोप वाला प्रोवाइड होता भी है और नहीं भी, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसके रेफरेंस में करेंगे, इंडेक्स फ्लेम वाला हो गया, और टेलीस्कोप वाला अगर प्रोवाइडेड है तो उसके रेफरेंस में आप कर सकते हो, अगर प्रोवाइड नहीं है तो उसके रेफरेंस में आप नहीं कर सकते, सीधा सा फंडा है। बोलो अब कहानी क्लियर होगी। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है ना, आपका जो रीइटरेशन मेथड है इसको डायरेक्शन मेथड भी कहा जाता है और इसको मेथड ऑफ सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रीइटरेशन मेथड, रीइटरेशन मेथड, इसको इसको मेथड ऑफ डायरेक्शन या मेथड ऑफ सीरीज भी कहा जाता है, मेथड ऑफ डायरेक्शन या इसको मेथड ऑफ सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है भैया। वैसे इसका यूज अलग है, उसमें तो अपन एक ही एंगल को बार बार नाप रहे थे, इसमें क्या है एक नंबर ऑफ लाइंस है जिनका एपेक्स सेम है, जिन जो मतलब एक ही जगह मिल रही हैं, अब इनको क्या करते हैं मेजर करते हैं, इनको मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज ही बिल्कुल अलग है, हालांकि यूज बिल्कुल अलग हो गया लेकिन ये उतना अच्छा मेथड नहीं है जितना अच्छा मेथड पिछला था, ठीक है ना। तो इसका यूज अलग हो गया, इसमें ज्यादा आपका क्वेश्चन है नहीं तो मैं इसको ज्यादा डिस्कशन करूंगा भी नहीं, इसका ज्यादा डिस्कशन करूंगा भी नहीं, इसमें एपेक्स कॉमन होता है, ठीक है ना भैया। देखो अभी अपन ने क्वेश्चन करे तो आपको मेथड ऑफ उस पे मिले रिपीटिशन पे, तो मेथड ऑफ रीइटरेशन पे है नहीं तो सेंसलेस डिस्कशन करने का कोई फायदा भी नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया जिसका एपेक्स पॉइंट सेम है उसको ये करते हैं, ठीक है ना। एरर को डिवाइड कर देते हैं इनके बीच, ठीक है ना। उतना अच्छा मेथड नहीं है जितना अच्छा मेथड पिछला था, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, यूज जो है वो दोनों का अलग अलग है। अच्छा, अगला ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एक और क्वेश्चन, आपको जो वर्टिकल सर्किल वर्नियर होता है ना, आपका जो वर्टिकल सर्किल वर्नियर होता है ना वो या तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है 0 to 90, वर्टिकल सर्किल वर्नियर, वर्टिकल सर्किल जो है या तो वर्टिकल सर्किल जो स्केल है सॉरी, ठीक है ना, ये आपका या तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री के, ठीक है, और या फिर पूरा ही एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट 360 का होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है, आपको मिल जाएंगे अलग अलग बुकों में, या तो ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना, या फिर ये पूरा ही एक पार्ट का होता है 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया, एक आइडिया दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 क्वेश्चंस बचे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस बचे, एक तो परमानेंट एडजस्टमेंट का है और एक आपको हल्का फुल्का मेरे को किसके बारे में बताना है, पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स के बारे में तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, मैंने आपको कहा कि 10 या 15 मिनट का बनेगा हार्डली, 10 या 15 मिनट का हार्डली, उसमें क्या है मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से बना दूंगा। अब परमानेंट एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, पर पहले कुछ बातें कर लें कि सोर्स ऑफ एरर क्या होती हैं। हाँ जी, सोर्स ऑफ एरर क्या होती हैं, कौन कौन सी एरर का सोर्स होता है बताइए। आपको मैंने ना कंपास के एंड में भी बताया था, ये बता देता हूं, कंपास के एंड में भी मैंने आपको बताया था कि एरर का सोर्स क्या क्या होता है, बोलिए, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। इंस्ट्रूमेंटल, बिल्कुल सही, पहला है इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा है पर्सनल और तीसरा है तीसरा है तीसरा है आपके पास नेचुरल। भैया ऑब्जेक्टिव पेपर में अपना दिमाग खुला रखना है, आपको दिमाग खुला रखना है।
अब इंस्ट्रूमेंट की एरर आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी क्या? हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट की एरर आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी क्या? क्या क्या हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की एरर? भैया प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट सही ना हो, किसकी एरर है? प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट सही ना हो, किसकी एरर है? हाँ जी, प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट सही ना हो, किसकी एरर है? सही बात है, इंस्ट्रूमेंट की एरर है। ठीक है ना भैया? लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर ना हो हॉरिजॉन्टल के, किसकी एरर है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर ना हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, किसकी एरर है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर ना हो आपका वर्टिकल एक्सिस के, किसकी एरर है? किसकी एरर है? क्लियर हो गई आपको किसकी एरर है? ये इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, और भी एरर बोल सकते हो कि टेलीस्कोप की एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल ना हो। ठीक है ना, टेलीस्कोप की एक्सिस जो है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल ना हो। ठीक है ना, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट हो वर्टिकल सर्कल वर्नियर का, इसेंट्रिसिटी हो एक्सिस में, तो ये सब आपकी क्या हो गई? आपका कैसी एरर हो गई? इंस्ट्रूमेंटल की। पर्सनल एरर, इनएक्यूरेट सेंटरिंग हो गई, इनएक्यूरेट लेवलिंग हो गई, स्लिप हो गई। ठीक है ना, आपने गलत टेंजेंट स्क्रू यूज ले लिया, ये सब एरर किसकी है? इंसान की है, पर्सनल एरर है। साइटिंग में, रीडिंग में किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई, पैरालैक्स रह गया, ठीक है ना, ये सब एरर कौन सी है? आपकी इसकी पर्सनल है। ठीक है ना, कैसी एरर है? पर्सनल है। हाँ भैया, ये एरर कैसी है? पर्सनल है। ये सेंटरिंग में, लेवलिंग में किसी भी तरीके की कोई एरर इस तरीके की रह जाती है, ये पर्सनल है। और अब बात करूं नेचुरल एरर, तो भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का अलग अलग होना। ठीक है ना, अब आपको पता है कि टेलीस्कोप के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग मेटल्स से बने हुए हैं, तो अलग अलग मेटल है तो सबका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होगा। सोम में पढ़ा है अपन ने, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जब अलग अलग होगा तो सबका जो आपका भैया बढ़ेंगे या घटेंगे वो भी अलग अलग आएगा। तो टेम्परेचर चेंज के कारण हो गया, ठीक है ना, आपका गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपका कहीं पे आपका जो सॉइल थी सॉफ्ट थी, तो आपका क्या हो गया भैया? सेटलमेंट हो गया ट्राइपॉड का, या विंड की वजह से वाइब्रेशन आ गया, विंड की वजह से इंस्ट्रूमेंट मूव हो गया। तो ये सब किसकी एरर है? ये आपकी नेचुरल एरर है। हाँ भाई, ये सब कौन सी एरर है? नेचुरल एरर है। तो पहचान लोगे या नहीं पहचान पाओगे? बोलो। हाँ भैया, पहचान लोगे या नहीं पहचान पाओगे? बोलो भैया, बोलो। पहचान लोगे ना कौन सी एरर इंस्ट्रूमेंट की है, कौन सी एरर आपकी मैनुअल है या पर्सनल है, और कौन सी एरर आपकी किसकी है? आपके नेचुरल है। ठीक है ना, तो भैया ये आपका जो है आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब लास्ट है परमानेंट एडजस्टमेंट। बाकी देखिए मैंने आपको सारी चीजें वही बताई है जो ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं जनरली। ठीक है, अपना पैटर्न तो यही होता है कि भैया 80% के आसपास, 80 to 90% अपना कवरेज हो जाए, क्वेश्चंस हो जाए, अलग अलग बुकों के क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना, तो ये अपन ने डिस्कशन किया उसके हिसाब से। अब मैं बात करूंगा परमानेंट एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा परमानेंट एडजस्टमेंट की। उसके लिए मेरे को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए बीच में। ठीक है ना, छोटा सा ब्रेक चाहिए एक बीच में। ठीक है, तो मैं आपको उसके बाद मैं परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करूंगा। ठीक है ना, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं एक।